मुगल शासकों ने लगभग 300 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुगल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन मुगल वंश के बाबर न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि सबसे महान शासक भी थे जिन्होंने मुगल राजवंश की नींव रखी थी। मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आंदीजान शहर के फरगना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और जो फरगना के जागीर का मालिक था, और उसकी मां का नाम कुतुल निगार खां था। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे, जिस पिता की मौत के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें कम उम्र में ही सिंहासन पर बिठा दिया गया था। इसी वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। छोटी सी उम्र से ही बहादुर योद्धा ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरगना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसने इसी शुरुआती झटके को सत्ता की तलाश में नाकाम रहने दिया और सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। आखिरकार उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ाई और इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में बुरी तरह हरा दिया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने बाबर को विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। बाबर ने खानवा की लड़ाई 1527 में सफलतापूर्वक राणा को हराया। एक कुशल कवि होने के अलावा वह एक प्रभावशाली कवि और प्रकृति के प्रेमी भी थे। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर वंशज और माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज से थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। बाबर मुगल बादशाह बाबर मंगोल मूल के बरला जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य भाषा, रीति रिवाज और लंबे समय से तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से खुद को तुर्की मानते थे। इसीलिए मुगल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन हासिल किया और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी वह तुर्की थी। बाबर का परिवार चंगताई कबीले के सदस्य बन गया था। उन्हें इस नाम से ही पुकारा जाता था। वो पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां के 13वें वंशज थे। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खां के दूसरे बेटे के नाम पर पड़ा था। बाबर की मातृभाषा चंगताई थी, जिसमें वे निपुण थे। बाबरनामा के नाम से चंगताई भाषा में अपनी जीवनी भी लिखी थी, लेकिन फारसी उस समय की आम बोलचाल भाषा थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने फरगना की घाटी पर शासन किया, क्योंकि उस समय तुर्कों के बीच उत्तराधिकारी का कोई निश्चित कानून नहीं था। बाबर जब महज 11 साल के ही थे तब उनके पिता की उमर शेख मिर्जा दुनिया को अलविदा कह गए, जिससे छोटी सी उम्र से ही बाबर जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गए। शुरुआती दौर बाबर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रहा, लेकिन बाद में इसी मुगल सम्राट ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। बाबर ने शुरुआती दौर में अनेक पैतृक स्थान फरगना पर जीतो हासिल कर ली थी, लेकिन वे बहुत समय तक उस पर राज नहीं कर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
उस समय उन्हें बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस समय मुगल सम्राट का कई सहयोगियों ने साथ नहीं छोड़ा था। कभी हार नहीं मानने वाले मुगल सम्राट ने एक ऐसा पासा फेंका कि अफगानिस्तान के शासक भी बन गए थे। दरअसल विलक्षण प्रतिभा के धनी सम्राट बाबर ने उस समय का फायदा उठा लिया जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और 1502 में अफगानिस्तान के काबुल में जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें बादशाह की उपाधि मिली। बादशाह से पहले बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। फौलादी इरादों वाले इस मुगल बादशाह ने उस समय अपने पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया। मुगल बादशाह बाबर ने 11 शादियां की थी, उनकी 11 बेगम थी। अपनी बेगमों से बाबर के 20 बच्चे हुए थे। बाबर ने अपने पहले बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया में अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन बाबर मध्य एशिया में शासन करने में असफल रहा। लेकिन फिर भी मुगल बादशाह ने मजबूत इरादों ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनके विचार हमेशा उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। यही वजह है कि मुगल बादशाह की नज़र भारत पर गई। तब भारत की राजनीतिक दशा भी बिगड़ी हुई थी, जिसका मुगल सम्राट ने फायदा उठाया और भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का फैसला कर लिया। उस समय दिल्ली के सुल्तान कई लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जिस वजह से भारत में राजनीतिक बिखराव हो गया। उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और कुछ राजपूतों के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे जो अफगानी और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। उस समय जब बाबर ने दिल्ली पर हमला किया तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर और विचिन बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। जब मुगल बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, लेकिन वो दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने में सक्षम नहीं रहा था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 को बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में ही उसने बेहरा के किले को जीत लिया था। बाबरनामा में मुगल बादशाह बाबर ने बेहरा के किले की जीत का उल्लेख किया है। वहीं इस लड़ाई में बहादुर शासक बाबर ने सबसे पहले बारूद और तोपखाने का भी इस्तेमाल पहली बार किया था। मुगल बादशाह बाबर पानीपत की लड़ाई में विजय हासिल करने से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था और पानीपत की लड़ाई उसकी भारत में 5वीं लड़ाई थी, जिसमें उसने जीत हासिल की थी और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। यह लड़ाई अप्रैल 1526 में शुरू की गई थी, जब बाबर की सेना ने उत्तर भारत में लोधी साम्राज्य पर हमला किया था। इस लड़ाई के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के सूबेदार ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए न्योता भेजा था। वहीं कुशल शासक बाबर ने इस लड़ाई में लड़ने से 4 बार पहले पूरी तरह इसकी जांच की थी। इस युद्ध में गन पाउडर, अग्निशस्त्र और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को हारता देख खुद को मार डाला। पानीपत की लड़ाई में जीत मुगल सम्राट की पहली जीत थी। इस जीत से उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया और ये मुगलों की भी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। दूसरी खानवा की लड़ाई भी मुगल सम्राट बाबर द्वारा लड़ी गई थी। बाबर ने खानवा के गांव के पास ये लड़ाई लड़ी थी। पानीपत के युद्ध में जीत के बाद बाबर की भारत में मजबूत स्थिति नहीं थी। दरअसल जिस राजपूत शासक राणा शासक ने बाबर को लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत आने के लिए न्योता दिया था, अब उन्हें ही बाबर की पानीपत की जीत और उसके भारत में रहने का फैसला खटकने लगा। राणा सांगा मुगल सम्राट बाबर को विदेशी मानते थे और चाहते थे कि वे काबुल वापस चले जाए।
इसी वजह से राणा सांगा ने बाबर के भारत में शासन का विरोध किया और बाबर को भारत से बाहर निकालने के साथ दिल्ली और आगरा को जोड़कर अपने क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर की सेना ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले नए उपकरणों का इस्तेमाल किया, जबकि राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में भी बाबर से बुरी तरह हार गए। घाघरा की लड़ाई मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हराकर जीत हासिल की। इस तरह से भारत में तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और भारत में जमकर लूटपाट की। इतिहास के पन्नों पर बाबर की वीरता के साथ उनके क्रूरता को भी कई उदाहरण हैं। बाबर अपने फायदे के लिए नरसंहार करने से भी नहीं हिचकिचाता था। बाबर पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था। उसने अपने शासनकाल में भारत में कभी किसी हिंदू को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा और अब तक बाबर का शासन कंधार से बंगाल की सीमा से राजपूत रेगिस्तान और रणथंभौर, ग्वालियर और चंदेरी के किले समेत दक्षिणी सीमा के अंदर सुरक्षित हो चुका था। मुगल बादशाह बाबर ने पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत लिया था। बाबर ने अपनी मौत से पहले अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, जिसमें उसने अपनी बहादुरी के सभी छोटी बड़ी बातों का जिक्र किया था और इसके साथ ही बाबरनामे में मुगल शासक ने उसके जीवन की सभी लड़ाइयों का उल्लेख किया था। 1530 में बाबर की मौत बीमारी की वजह से हो गई थी। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में जाकर हुआ। बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भले ही मुगल साम्राज्य को उनके पोते अकबर ने मजबूती दी थी, लेकिन बाबर का कुशल और शक्तिशाली नेतृत्व अगले 2 पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। मुगल बादशाह बाबर को उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय नायक भी माना जाता था। अपने सैन्य की प्रमुख सेनापति मीर बांकी के निगरानी में बाबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में रामकोट यानी राम मंदिर के जगह पर एक मस्जिद बनवाई थी, जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इन दोनों वास्तुओं के अतिरिक्त बाबर के कार्यकाल में जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद भी बनवाई गई थी। दोस्तों, ये थी कुशल शासक बाबर की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।